लेकिन चूंकि बुलाया गया है बोलने के लिए, इसलिए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। विचारार्थ आप सबके भी और स्वयं बजरंग जी के भी। एक तो यह बात है कि यह पुस्तक मैंने उनकी केरल वाली पुस्तक के बाद पढ़ी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से आकांक्षा, अपेक्षा हो गई थी कि मैं उसके बाद की पुस्तक पढ़ रहा हूं। अब इसमें एक बात शुरू में ही उन्होंने लिख दी है कि ये पुस्तक जब दूसरा संस्करण छपना था तो इन्होंने कुछ हाथ लगाने को सोचा, लेकिन दो स्वतंत्र पुस्तकें तैयार हो गईं, तो एक लेख सिर्फ जोड़ा उन्होंने, और वह लेख जो कि दलित आलोचना पर है, तो वो जो बाकी पुस्तक है उसके मेल में। तो इस अर्थ में एक तरह से कह लीजिए कि मुझे जो अपेक्षा अनायास पैदा हो गई थी, और वह इसीलिए क्योंकि पहले मैंने उनकी एक हाल फिलहाल की पुस्तक पढ़ ली थी, तो उस नाते से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत थी। एक बात तो ये मैं कहना चाह रहा हूं। सही बात है कि अपने ही लेखन को दोबारा अपडेट करना बहुत मुश्किल चीज होती है, बहुत मुश्किल चीज होती है। शुक्ल जी का इतिहास, उस पर समीक्षा जी ने जो काम किया है, तो आप देखिएगा तो बहुत मामूली बदलाव ही कर सके वो बाद के दिनों में। तो ये बहुत मुश्किल चीज होती है अपने ही लिखे को अपडेट करना। लेकिन फिर वही बात कि मेरी अपेक्षा ऐसी बन गई थी, और उसकी वजह थी कि एक पुस्तक मैंने हाल के दिनों में पढ़ी। असल में इसका संबंध जिस चीज से जुड़ता है, और वो खुद भी इस बात को जानते हैं कि क्या है कि आंदोलन के दबाव में जो रचनाएं आती हैं, तो क्या कोई ऐसी भी रचना होती है जो बगैर जरूरत आती है? वस्तुतः लेखन और उसका लोगों के बीच में लोकप्रिय हो जाना, यह एक खास तरह के मानसिक आंदोलन के बगैर संभव नहीं होता। और इसका अर्थ यह कि जो मौजूद है उसके भीतर से ही आप कलात्मक गुणवत्ता के मानदंड निकालते हैं। तात्पर्य यह है कि यह जो दलित लेखन है, उससे इस आधार पर कि वह एक आंदोलनात्मक लेखन है, इसलिए कलात्मक मानदंडों पर उसकी परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। यह स्वयं कलात्मक मानदंडों के बारे में मुझे लगता है कि एक ठीक धारणा नहीं है, क्योंकि जो भी लेखन स्वाधीनता आंदोलन के दौरान का भी लेखन देखिए, तो प्रेमचंद के लेखन पर उस समय जो आरोप लगते थे वो यही आरोप नंदुलाल वाजपेयी ने लिखा है कि आज अखबार में जो घटना पढ़िए, कल आप प्रेमचंद की कहानी उस घटना पर पढ़ ले सकते हैं। तो उस समय प्रेमचंद के भी लेखन को ऐसा ही समझा जाता था कि वो तात्कालिकता में लिखा हुआ लेखन है। आज हम उसमें कलात्मकता पहचानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं के ही भीतर, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं
क्योंकि पिछले दिनों मैंने उनका एक ऑनलाइन व्याख्यान सुना और उसमें उन्होंने बताया कि वक्रोक्ति और ध्वनि ये दो ऐसे शास्त्रीय पद्धतियां हैं जो दरअसल सत्ता से सच कहने और फिर भी कह सकने लायक बने रहने के क्रम में खोजी गई थी। यानी यह जो लिखा जा रहा है, जिसको लोगों ने पसंद किया एक दौर में, उसके भीतर भी गुणवत्ता के तत्व थे, इसीलिए वो प्रचलित हुए। क्योंकि आखिर गुणवत्ता किस चीज से होती है? हमारी जो मनोभाव है, जो हमारी आकांक्षा है, उसे एक लेखक ने शब्दबद्ध कर दिया, यही तो गुणवत्ता है। तो अगर माने ये लगता है मुझे कि ये जो छूट दी जाती है, जिसके बारे में बहुत ही सही बात अभी किसी ने कहा कि वो माने आत्मीयता, तो आत्मीयता क्या है? वो माने एक तरह का सहानुभूति है ना? तो ये छूट देने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि स्वयं जो कलात्मक गुणवत्ता है उसके बारे में भी एक समझ बनाने की ओर हम बढ़ सकेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि यह एक बिंदु है जिस पर सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए कि यह छूट देने की जरूरत नहीं है, वरन जो वह है उसमें ही कलात्मक गुणवत्ता निहित है, उस कलात्मक गुणवत्ता की पहचान की जानी चाहिए। और कला के मानदंड ऐसे नहीं होते कि स्थिर होते हैं, वो परिवर्तनमान होते हैं। इसी अर्थ में परिवर्तनमान होते हैं कि हर समय कला क्या है इसको अपने ढंग से परिभाषित करता है। एक बात तो मुझे ये कहनी थी। दूसरी बात मुझे यह कहनी थी कि देखिए, इसी नाते से उन्होंने बात उठाई है, दो पहलुओं की ओर संकेत किया है। जो दलित लेखन है उसको उसकी थोड़ी, जिसको कह रहे थे रामायण, आत्मीय आलोचना करते हुए, एक तो यह कि आर्थिक सवालों को कम छुआ गया है। दूसरा यह कि जो आरएसएस की मौजूदगी है उस पर भी ध्यान कम दिया गया है। तो इन दोनों के बारे में मुझे कुछ कहना है। एक यह कि देखिए, जो आर्थिक सवाल है ना, उनके प्रति भी बहुत आर्थिक दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आखिरकार आर्थिकी केवल आर्थिक नहीं होता, वह अंततः एक सामाजिक और इस बात को, चूंकि अंबेडकर ने इस बात को चिन्हित किया था तो वहां पर जाके भी देखना होगा। उन्होंने कहा कि उच्चता, समाजवादियों की आलोचना करते हुए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, कि उच्चता समाजवादी लोग समझते हैं कि सिर्फ अर्थतंत्र के हिसाब से आती है, लेकिन उसी के हिसाब से नहीं आती है। दो और चीजों को उन्होंने जोड़ा, मजहब और सामाजिक स्थिति। यानी वह भी अर्थतंत्र को केवल अर्थतंत्र की निगाह से नहीं देखते थे। और अगर मैं कहूं तो इस मामले में जो एक आरोप लगाया जाता है मार्क्सवादियों पर कि वो आर्थिक निर्धारणवादी हैं, तो स्वयं मार्क्स का कहना है कि अपने सामाजिक अस्तित्व के उत्पादन के क्रम में, यानी वह भी अर्थतंत्र को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं देखते थे। पूंजी उनके लिए कंसंट्रेटेड पावर थी, सामाजिक संबंध है पूंजी। तो इसलिए मुझे यह लगता है कि जो आर्थिकी है उसको भी हमें एक तरह से सिर्फ, जिसको बोलते हैं कि यांत्रिक ढंग से नहीं देखना चाहिए। वह एक सामाजिक संबंध, उन्होंने लिखा है कि मार्केट में
जब पूंजीपति और मजदूर एक दूसरे के सामने होते हैं तो बराबर की हैसियत होती है, बार्गेनिंग करते हैं बराबर की हैसियत में। एक बार जब तय हो जाती है मजदूर की मजदूरी, उसके बाद दोनों की सामाजिक स्थिति में बदलाव आ जाता है। तो इसलिए यह अर्थतंत्र है वह स्वयं एक सामाजिक संबंध है। और इसलिए मेरा यह कहना है कि जो भी यह दलित लेखन है उसमें जो भेदभाव, जो उत्पीड़न, जिस बात को लोगों ने कहा सिस्टम, उस सिस्टम की जिस तरह से व्याख्या हुई है और क्रिएटिव व्याख्या हुई है, क्या उसके भीतर कोई आर्थिकी नहीं काम कर रही है? क्या उस सिस्टम के बने रहने के की कोई आर्थिकी नहीं है? तो इसलिए मुझे लगता है कि एक इस पहलू पर भी हम लोगों को सोचना चाहिए। दूसरी बात के बारे में मैं कहना चाहता था, 10 मिनट से ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं? आप बोलिए ना। अंतिम बात मैं कह रहा हूं। नहीं, आप बोलिए पूरा। नहीं, मैं अंतिम बात कह रहा हूं, क्योंकि ये सब बातें बहस के लिए मैं कह रहा हूं। वह यह कि देखिए, अंबेडकर ने हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था को एक असमाधेय अंतर विरोध के रूप में देखा था, है ना? वैसे ही जैसे मार्क्स ने पूंजीपति और मजदूर के हितों को परस्पर एक असमाधेय अंतर विरोध के रूप में देखा था। ये हमारी चाहत पर नहीं निर्भर है कि दलित हिंदू नहीं हो जाएगा। अगर वह असमाधेय अंतर विरोध है जिसको अंबेडकर ने देखा था उस रूप में, तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने इसी रूप में रखा कि जाति व्यवस्था और हिंदू धर्म एक साथ चल ही नहीं सकते हैं। और अगर चल पा रहे हैं तो माफ कीजिएगा मित्रों, इतने दिनों से जाति व्यवस्था चली आ रही है तो मतलब है ना कोई तत्व। इसलिए इस बात पर अफसोस जाहिर करने और यह कहने कि आरएसएस के साथ लोग चले जा रहे हैं, तो इस लैमेंटिंग, इस दुख का कोई मतलब नहीं है। उसकी अगर वास्तविक वजहें हैं, अगर आकांक्षा के भीतर आर्थिकी में, क्यों वो कह रहे थे ये असमाधेय अंतर विरोध है। अच्छा, इस नाते से मैं एक पहलू पर जोर दूंगा जो इन्होंने लिखा कि नव उदारवाद, तो नव उदारवाद या उसके जरिए जो पैदा हो रहा है, तो उस पर सवाल नहीं उठाया है लोगों ने। तो एक बात तो है कि आखिर नव उदारवाद ने कहां वह जगह मुहैया कराई जिसमें यह सही बात है कि दलित समुदाय के एक सेक्शन ने साथ दिया उसका। तो क्या जो आकांक्षा है दलित समुदाय की, अगर वह व्यक्त हो जा रही है, उसके भीतर गुंजाइश है उसको व्यक्त कर पाने की, तो वो तो करेगा। हमारे चाहने से ऐसा नहीं हो सकता कि यह जो हिंदू व्यवस्था है, यह जो वर्णाश्रम धर्म है, यह आत्महत्या कर ले। इसके जो ठोस अंतर विरोध हैं, उन्हीं के जरिए यह खत्म होगा। तो इस नाते से मुझे यह लगता है कि बजाय इसका दोषारोपण करने के कि यह चीज नहीं है, सही बात है, उसको चिन्हित किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इस बात को देखा जाना चाहिए कि जो है उसमें ये जो असमाधेय अंतर विरोध है परिस्थिति का, वो किस तरह से अभिव्यक्त हो रहा है। बस इतनी सी बातें मुझे कहनी थी, और जैसा मैंने कहा कि थोड़े संकोच के साथ मैंने इस बात को कहा।